बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ यमनी मुसलसल इसराइल को निशाना बना रहे हैं और खजल्लत को मिटाने के लिए अब इसराइलियों ने, जबकि ट्रंप मशरिक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस अमेरिका रवाना हो चुका है, एक बार फिर यमन पर जारहियत का एक सिलसिला शुरू किया है। एक कसीर तादाद थी इसराइली तैयारों की जो कि परवाज करके इसराइल से यमन तक पहुंची है, और फिर एक दफ़ा हुदैदा को, जो कि इसराइल की बंदरगाही एक शहर है हुदैदा, उसको वहाँ की जो सिविलियन तंसीबात थी हुदैदा पोर्ट पे, उनको इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया है। लेकिन इस वक्त यमनी इन तमाम चीज़ों से कतर नज़र होकर अपना वो जो स्टैंस है जो कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के हवाले से लिया हुआ है, आज फिर एक सबीन स्क्वायर के अंदर एक मुजाहिरा हुआ, एक मिलियन मार्च हुआ। न सिर्फ सबीन स्क्वायर बल्कि यमन के बहुत सारे शहरों में मुजाहिरों के सिलसिले जारी रहे। 19वां महीना है जबकि यमन की तरफ से अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे जुमे के इज्तिमात के बाद, यानी फिर नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद, यमन के बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी गवर्नरेट के अंदर मुजाहरे किए जाते हैं, मिलियन मार्च किए जाते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में यमनी बाहर निकलते हैं। और एक तरफ तो इस वक्त जो इसराइल की जारहियत, एक बर्बरियत का एक सिलसिला गज़ा पे जारी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उसके साथ साथ अपना स्टैंस भी वाजे करते हैं कि चाहे फिर अरब की कोई भी ममालिक या अरब की दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ, गज़ा के साथ खड़ी हो ना हो, यमनी अपने उस वादे को पूरा करेंगे। यानी फिर वो आखिरी वक्त तक, जब तक गज़ा के ऊपर से जो मुहासरा की कैफियत है, ये मुहासरा है, वो ख़त्म नहीं किया जाता, और जब तक गज़ा के ऊपर इसराइली जारहियत जारी रहेगी, यमन उसी तरह से इसराइल पे हमले करता रहेगा। अब इस वक्त इस खजल्लत को मिटाने के लिए इसराइल की तरफ से हमले किए गए हैं हुदैदा के इलाके में। हुदैदा का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह किया है, और इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आज जो हमला हुदैदा के इलाके पे किया गया है, यानी फिर हुदैदा की बंदरगाह को जो निशाना बनाया है इसराइली जहाज़ों ने, यानी फिर दर्जन भर तैयारों से ज़्यादा ये तैयारे थे जो कि इसराइल से उड़ते हैं और फिर बहुत सारे अरब ममालिक की फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए, उबूर करते हुए यमन तक पहुँचते हैं और फिर यमन पर बमबारी करके वापस रवाना हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रंप ने अपना दौरा मशरिक़ वस्ता मुकम्मल कर लिया, और इन 3 ममालिक जिसमें सऊदी अरब शामिल है, कतर शामिल है, उसके साथ साथ अबू धाबी शामिल है, तकरीबन 3 से $3.5 ट्रिलियन या तकरीबन $4 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त समेट के ट्रंप यहाँ से जा रहा है। और ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि चाहें तो एक दिन के अंदर गज़ा के मामले को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो एक हाइपोक्रेसी है, वो जो एक दोगलापना है इन अरब ममालिक का, वो अब दुनिया के सामने खुलकर वाज़े हो चुका है कि ट्रंप के लिए इनके पास देने को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं। उसकी जो डील, इस वक्त जो बिजनेस डीलें हुई हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर क्यों हैं, जबकि यमन जो कि एक गरीब मुल्क होने के बावजूद भी इस वक्त इसराइल की आंखों में आंखें डालकर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल के अंदर हमले कर रहा है, उसको ये ताने दिए जाते हैं कि यमन तो एक बहुत गरीब मुल्क है, क्या कर सके। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए अरबों की इस हाइपोक्रेसी के लिए कि अमेरिका को देने के लिए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। अगर बात करें तो सिर्फ कतर ने $1.4 ट्रिलियन की डील की, सऊदी अरब $1 ट्रिलियन, और जबकि $1.5 ट्रिलियन जो है वो डील करके गया है अबू धाबी से। तो तकरीबन $4 ट्रिलियन समेट कर ट्रंप मशरिक़ वस्ता से रवाना हो चुका है अमेरिका की तरफ। और जैसे ही ट्रंप इस मशरिक़ वस्ता के इलाके को छोड़ता है, इसराइल की तरफ से यमन पर जारहियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन यमनी बहुत पुरसुकून बैठे हैं, उनको इससे कोई गरज नहीं है या उनसे उनको कोई परवाह नहीं है कि इसराइल उनसे किस तरह जो है वो एग्रेशन दिखा रहा है उनके मुल्क पे। लेकिन जिस तरह से वो जवाब देते आ रहे हैं, अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 10 कार्रवाइयाँ हुई हैं इसराइल के मकबूजा एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर सर फहरस्त बिन गुरियन एयरपोर्ट है, जिसके ऊपर 10 हमले किए गए हैं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से और इसके साथ साथ ड्रोन से, जो कि यमन से दागे जाते रहे। और इन्होंने निशाना बनाया एक तरफ तो इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट को, दूसरी तरफ लाखों की तादाद में इसराइलियों के अंदर जो खौफ व हिरास पैदा किया। यानी फिर जब ये मिसाइल, जब ये ड्रोन्स इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होते थे और फिर इसराइल के अंदर सायरन बजने का जो सिलसिला शुरू होता था, वो मजबूर कर देता था लाखों ऐसे इसराइलियों को कि वो अपनी जानें बचाकर अपनी महफूज पनाहगाहों यानी बंकरों की तरफ भागें या दौड़ लगा दें। दूसरी तरफ जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था वो ये था कि इस वक्त जो एयरलाइन इंडस्ट्री है इसराइल की, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। यानी फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो कि बिन गुरियन एयरपोर्ट पे उतरती थी, उनका जो अब वहाँ पे उतरना है या वहाँ पे फ्लाई करना, या उनके जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं इस एयरपोर्ट से, बिन गुरियन एयरपोर्ट से,
वो बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं मुकम्मल तौर पे मौकूफ़ कर दिए हैं। हज़ारों या लाखों की तादाद में जो टिकट्स हैं इसराइलियों के वो कैंसिल किए जा चुके हैं। तो अब इसराइल जो है जवाबी कार्रवाई के अंदर हुदैदा को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने ये भी धमकी दे दी है कि हम आने वाले वक्तों में इन कार्रवाइयों को न सिर्फ बढ़ाएंगे, और इस वक्त जो हुदैदा पे कार्रवाइयाँ हुई हैं आज की तारीख में, जिसमें इसराइली तैयारों ने हुदैदा के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, उस हवाले से इस वक्त नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ये कह रहे हैं कि ये तो हमने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और अभी जो है इसका जो आने वाले वक्तों में इन हमलों के अंदर शिद्दत भी आएगी और इजाफा भी किया जाएगा। दूसरी तरफ जो एक अहम और बड़ी धमकी सामने आई है वो सामने आई है इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से। इसराइल काट्ज़ ने ये धमकी दी है यमनी हौसियों को कि अगर यमनी हौसी इसराइल को निशाना बनाने से बाज नहीं आए तो फिर इसराइल यमनी हौसियों के जो सरबराह हैं, अंसारुल्लाह मूवमेंट के जो लीडर हैं सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी, उनको निशाना बनाएंगे, उनको टारगेट करेंगे। तो ये धमकी इस वक्त सामने आ चुकी है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यमनी हौसी जो कि इस वक्त फ़लस्तीनियों से अपनी इजहार यकजहती के तौर पे इसराइल को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अगर इसराइल ने ये हिमाकत करने की कोशिश की कि यमनियों के एक बहुत ही महबूब लीडर जो कि अब्दुल मालिक बदरुद्दीन हौसी हैं, जो कि यमन के अंदर एक काफ़ी मकबूल लीडर हैं, हौसी मूवमेंट के सरबराह हैं, इसको लीड करते हैं, उनको अगर किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई इसराइल की तरफ से, तो फिर इसराइल के ऊपर यमन की तरफ से तबाही फेर दी जा सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज का जो हमला हुआ है, इसराइल ने जो हुदैदा के इलाकों पे हमला किया है, नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल के पायलट्स ने हौसियों के ठिकानों को टारगेट किया है, जबकि इस तरह की कोई भी तस्दीक जो है हौसियों की तरफ से सामने नहीं आ रही। जबकि नेतन्याहू के मुताबिक आज जो हुदैदा के इलाकों में टारगेट किया गया वो हौसियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, यानी ये वो इलाके थे कि जहां से हौसी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे। तो अब जो है एक तरफ नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हौसियों की तरफ से किसी भी किस्म की तस्दीक या तरदीद अब तक सामने नहीं आई है कि क्या आया इन खबरों में कितनी सच्चाई है और आया हौसियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा भी है या नहीं। दूसरी तरफ इसराइल के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो है जब तक डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मौजूद था हमने इन हमलों को मौकूफ़ रखा, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा मशरिक़ वस्ता को उसकी सरहद को अबूर करके अटलांटिक ओशन की तरफ रवाना हुआ, हमने इन कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, जिसके नतीजे में इस वक्त हुदैदा के जो बंदरगाही इलाके हैं उनको टारगेट किया गया है। वहाँ के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी फिर जो पोर्ट की सरगर्मियाँ थी उनको टारगेट किया गया है। इस वक्त ये खबरें यमन से सामने आ रही हैं, और जो ऑयल फैसिलिटीज़ थी यानी इससे पहले जो रास अल ईसा ऑयल पोर्ट था उसको टारगेट किया गया था, उसको भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचाया गया है। लेकिन इस वक्त यमन के मुताबिक कोई भी यमनी हौसियों के टारगेट को निशाना बनाने में इसराइल कामयाब नहीं हो सका है। दूसरी तरफ अमरीकी जो ऑफिशियल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल ने हमें इस हमले की पेशगी इत्तला नहीं दी, यानी फिर इस वक्त लग ही रहा है कि इसराइल अमरीका को भी चकमा देता जा रहा है। ये जो हमला किया गया अमरीकी कोऑर्डिनेशन के जरिए नहीं किया गया, और अमरीकी हुक्काम को इसके बारे में मालूम भी नहीं था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की परवाज़ जो है वो मशरिक़ वस्ता से अमेरिका की तरफ रवाना होती है, इसराइली ये हमला कर देते हैं अमेरिकियों को एतमाद में लिए बगैर। अब देखना ये है कि इस वक्त इस हालात को देखते हुए हौसी किस तरह से रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हौसियों ने वाज़ेह कर दिया है कि जब वो फ़लस्तीनियों के साथ इस तरह से इजहारी यकजहती के तौर पे इसराइल का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, तो अब तो बात उनके अपने महबूब तरीन लीडर के ऊपर आ चुकी है, और इसराइल की वाज़ेह धमकी जो है वो उनके लीडर के हवाले से है कि वो अब उनके लीडर को ख़त्म कर देगा। तो अब देखना यह है कि यमनी हौसियों की कार्रवाइयाँ किस तरह से शुरू होती हैं और किस तरह से वो अब इसराइल को निशाना बनाते हैं। दूसरी तरफ अगर ये बताते चलें आपको कि इसराइल का जो कान मीडिया है या कान चैनल है वो इसराइल के इन किए जाने वाले हमलों को सिर्फ जो है वो हवा के गुब्बारों से तशबीह दे रहा है। उसके मुताबिक इसराइल ने जो भी हमले यमन पे किए हैं वो सिर्फ एक तरह के फर्जी हमले या एक शो है, जबकि इन हमलों से यमनियों को किसी भी किस्म का ना तो फ़र्क पड़ता है, ना ही उनकी जो सलाहियत है यानी फिर जो मिसाइल दागने की सलाहियत यमनियों की है उनको भी किसी तरह का इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। और इन तमाम हमलों से यानी जो इसराइल इस वक्त यमन पे कर रहा है इन हमलों से इस यमनियों का बाल भी बीका नहीं होगा। तो ये इस वक्त इसराइली चैनल की खबरें हैं। इसराइल का कान चैनल जो है ये खबरें जो है दे रहा है कि इन इसराइल के तमाम हमलों की
حقیقت کھول رہا ہے دنیا کے سامنے کہ یہ صرف ہوا کے غبارے ہیں اور صرف جو ہے دنیا پہ اپنی ایک دھاگ بٹھانے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے، جو کہ اس وقت اس سے ہو نہیں پا رہا ہے، اور یہ حملے یمنیوں کو 1 انچ اپنے اسٹینڈ سے ہٹا نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خبر ایران سے سامنے آ رہی ہے۔ ایران آنے والے چند ہفتوں کے اندر ایک ایسے اپنے ہتھیار کی، ایسے اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کی رونمائی کرنے جا رہا ہے جو کہ مماثلت رکھتا ہے امریکہ کے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے۔ اب یہ ڈیفنس سسٹم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل سسٹم ہے جو کہ زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر آنے والے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے یا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اور واضح طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا کی کچھ یا چند ایسی مملکت یا ایسے ملک ہیں، ایسی حکومتیں ہیں جن کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی یا اس طرح کا ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو کہ انہوں نے اپنے ہی ملک میں بنایا ہے۔ تو اب ایران ایک ایسے ملکوں کی فہرست میں شامل ہونے جا رہا ہے جس کے پاس ایڈوانس میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اور آنے والے وقتوں میں ایران کی طرف سے اس کی رونمائی بھی کی جائے گی۔ واضح طور پہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ امریکی ساختہ ہے، امریکہ کے پاس تقریباً 12 سے 13 اس کی بیٹریز ہیں، جس میں سے 2 اس وقت مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، ایک اسرائیل میں، جبکہ دوسری اس وقت ممکنہ طور پہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں موجود ہیں، جبکہ اس کی جو باقی ماندہ بیٹریز ہیں یا اس کے لانچرز ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں۔ تو اب اس خطے کے اندر ایک پاور شفٹ ہونے والا ہے، اور ایران ایک ایسے ہتھیار کی آنے والے ہفتوں میں رونمائی کرنے والا ہے جو کہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جیسا یا بلکہ اس سے بھی بہتر بتایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ان چیف ہیں جنرل حسین سلامی، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو کہ عالمی طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیں گے، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس وقت ان تمام ہتھیاروں کی نمائش ایران کسی بھی طرح سے نہیں کرنا چاہے گا، لیکن اگر کسی بھی طرح سے ایران حالت جنگ میں جاتا ہے تو پھر ان کو نکالا بھی جائے گا، ان کو استعمال بھی کیا جائے گا، اور پھر دنیا پہ واضح بھی کیا جائے گا کہ ایران کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ جوہری ہتھیار سے زیادہ خطرناک بھی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں عالمی طاقت کے توازن کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کا یہ میزبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔